हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। और आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स एंड स्केड्यूल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के स्रोत। तो कुछ सोर्सेस रह गए हैं, पहले हम उसे कवर करेंगे और फिर हम लोग उसके आगे चलते हैं। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था यूके यानी कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें ली है ना, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीजें ली है ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि यूएसए, यानी टॉपिक है हमारा क्या, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी में आपको कंटिन्यू करना है। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत। उसमें हम लोग अब आगे देखेंगे कि अमेरिका से हमने क्या क्या चीजें ली है, यूएसए से क्या क्या चीजें ली है। ठीक है, तो देखिए यूएसए से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ली है हमने, वो लिया है हमने पहला फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जिसे कहते हैं, मूल अधिकार। ये हमने कहां से लिया है? यह हमने लिया है अमेरिका से। दूसरा क्या लिया है हमने? प्रियम्बल। प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहां से लिया है? यही से। तीसरा पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, यह हमने कहां से लिया है? यह हमने लिया है अमेरिका से। इसके बाद चौथा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, यह भी हमने कहां से ली है? यह भी हमने ली है, याद रखिएगा, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा, मेरा आप लोगों से सवाल है, यह बताइए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ये किस आर्टिकल में वर्णित है, किस अनुच्छेद में है? एनीवन, कोई बता सकते हैं? बताइए। नेक्स्ट पांचवा जो हमने यहां से लिया है, याद रखिएगा, रिमूवल प्रोसेस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, है ना, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जजों को के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया ये सारी चीजें हमने कहां से ली है? अमेरिका के संविधान से। आर्टिकल 61, वेरी गुड, बिल्कुल आप लोगों ने सही उत्तर दिया है, वेरी गुड अजय। नहीं, शिवम जी, क्योंकि अमेरिका का संविधान हमसे पहले बना हुआ है ना। हाँ, वेरी गुड कृष्णा। आर्टिकल 72 में आशुतोष पार्डनिंग पावर है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, अनुच्छेद 72 में। ठीक है, ठीक है, चलिए, वेरी गुड विनय, सुनैना,
सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है, बहुत अच्छे। यहां तक लिख लिया आपने, आगे चलें। नो, हमारे देश में सौरभ बाइकैमरल लेजिस्लेचर है ना, यूनिकैमरल नहीं, बाइकैमरल। और ये जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है वो हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से। ठीक है, मैं बढ़िया हूं अनु। फिर ये आर्टिकल वाला याद नहीं होता है, कैसे याद करें सुबह, आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। जब पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपकी जुबान पर होंगे, याद रहेंगे आपको। बिल्कुल परेशान मत होइए, जब हम लोग पढ़ेंगे आप इसे आराम से याद हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है इसके लिए। ये हमारे लिए शिवम इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ठीक है, तो वैसे चीजों के बारे में नहीं जानना है जो कि हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है ना। नहीं, चाइना से कुछ भी नहीं लिया है। सिलेबस कब कंप्लीट होगा अरविंद? अभी सिलेबस को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, है ना। आपके एग्जामिनेशन के पहले पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखिए, ये हमारा कौन सा, आई थिंक 22nd लेक्चर है, और अराउंड अभी आपके 50 लेक्चर्स और होंगे, है ना। 50 लेक्चर्स अभी और होंगे। ठीक है, प्रियांशु जी आर्टिकल 111 की बात करेंगे, वीटो पावर है राष्ट्रपति की, हम लोग डिस्कस करेंगे जब आएंगे वहां पर। तो अगला है, इसके बाद हमने क्या लिया है यहां से, जुडिशियल रिव्यू। अमेरिका से हमने और क्या लिया है, जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक पुनरावलोकन, या न्यायिक पुनरीक्षण भी कहते हैं इसे, न्यायिक पुनरीक्षण। इसके बारे में ना कुछ चीजें आप याद रखिएगा, है ना। इसके बारे में कुछ चीजें याद रखिएगा आप लोग, कि जो जुडिशियल रिव्यू वर्ड है ना, ये हमारे संविधान में कहीं पर मेंशन नहीं। जुडिशियल रिव्यू वर्ड का यूज हमारे संविधान पे कहीं पर नहीं किया गया है, और ना ही हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू का कोई डेफिनेशन है, कोई परिभाषा भी नहीं है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू वर्ड का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है किसी भी कानून की, किसी भी लॉ, कोई भी कानून, मान लीजिए संसद ने कोई कानून बनाया या किसी राज्य के विधानमंडल ने कोई कानून बनाया, तो वो कानून संवैधानिक रूप से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से वैलिड है या नहीं है, संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं है, कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, इसकी जांच करना, इसको चेक करना, यही क्या कहलाता है, जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। जुडिशियल रिव्यू सवाल उठता है, कौन कौन कर सकता है हमारे देश के अंदर, किसके पास इस न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। याद रखिएगा, जो न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है हमारे देश में, 2 न्यायालय के पास है। एक तो है सर्वोच्च न्यायालय के पास, और दूसरा है उच्च न्यायालय के पास, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ही जुडिशियल रिव्यू का पावर है। इस चीज को आप याद रखेंगे। शिवम, पिछली क्लासेस अगर आपने करी होगी शिवम बाबू, तो आपको लिखाया है मैंने 60 देशों के संविधान से, 60 देशों के संविधान से कुछ ना कुछ चीजें ली गई है। ठीक है, बिल्कुल है पूनम यादव जी। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगला क्या लिया है हमने, तो याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, यानी कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये हमने कहां से ली है, ये हमने ली है दोस्तों, याद रखिएगा, अमेरिका से। लेकिन सवाल ये उठता है, अभी तो बताया हर्ष, है ना, अभी तो बताया, आपको समझ नहीं आया, बताइए। बिल्कुल बन सकते हैं प्रियांशु, क्या दिक्कत है, बिल्कुल बन सकते हैं, है ना। उनके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, दो ही मतलब 3-4 योग्यता हैं जो होनी चाहिए, कि जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, है तो बन सकता है। अगला है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। देखिए, 2 चीजें हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कानून का समान संरक्षण। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 में 2 बातें करी गई है। आर्टिकल 14 में एक करी गई है कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा किया गया है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ, यानी कि कानून का या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ,
यानी कि कानून का समान संरक्षण। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं नवा। नवा दोस्तों रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे देश में लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रावधान हमने कहां से लिया है? लिखित संविधान का प्रावधान यह भी हमने अमेरिका से लिया। लिखित संविधान का प्रावधान यह भी हमने किधर से लिया? यह भी हमने अमेरिका से लिया। और आपको जो जानकर खुशी होगी कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक, एक डाउट है कि एनडीए में कितने क्वेश्चंस आते हैं सर? विनय विशाल जी, एनडीए में पॉलिटी के अराउंड 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, 4 से 5 सवाल आते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट की पोस्ट किसी भी कंट्री से नहीं ली है गोलू बघेल जी, है ना। हमारे देश में जो पहले गवर्नर जनरल या वायसराय का पद हुआ करता था, उसी को प्रेसिडेंट के पद में बदल दिया गया। यह पद हमने कहीं से लिया नहीं। रूल ऑफ लॉ लिखा दिया था शुभम जी कल की क्लास में, मतलब पिछली क्लास जब भी हुई थी। रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटेन से लिया है। वक्फ बोर्ड क्या होता है अंकित जी? जब हम आर्टिकल 25 पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे वक्फ बोर्ड, है ना। ये मतलब एक क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मतलब मुस्लिम्स के लिए, जो मतलब मुस्लिम का जो मतलब हज पे जाने का क्या है, मतलब उनके लिए मतलब क्या रूल्स वगैरह होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो होते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, स्टार्ट आर्टिकल हो जाएगा, मतलब प्रियम्बल इस वीक में फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से आर्टिकल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी नहीं आते हैं गरिमा दीक्षित जी, काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सीडीएस में लगभग 10 से 12। 6 नंबर रिपीट अगेन सर। 6 नंबर मैंने लिखा है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है किसी कानून, कोई भी लॉ है, संसद ने बनाया, चाहे राज्य विधानमंडल ने बनाया, या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, प्रेसिडेंट के आदेश के द्वारा अगर कोई कानून बना, वो कानून संवैधानिक रूप से वैलिड है या नहीं है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी जांच करना, यह होता है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन। और यह हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसको क्या है, न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब क्या है, शक्ति है। इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके आगे। अगला हमने कहां से क्या लिया है? अगला है जर्मनी। सबसे पहले तो याद रखिएगा जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसको हम लोग वीमर कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इसका नाम है। इसको हम लोग वीमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वीमर संविधान कहते हैं। यहां से हमने क्या लिया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। लेकिन कौन कौन से फंडामेंटल राइट कभी सस्पेंड नहीं होते? याद रखिएगा 20 एंड 21, यानी 20 और 21 के तहत जो हमारा, अच्छा ये हो गया जर्मनी वाला, कोई बात नहीं है, ठीक है, हो गया है तो मैंने फिर से करा दिया, कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा। जर्मनी के बाद है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? दक्षिण अफ्रीका से हमने 2 चीजें ली है। सबसे पहला प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा ये बताइए संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, यह हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है? जर्मनी वाला हिंदी में लिख लीजिएगा, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। और यह किसमें है? यानी कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किसमें है? अनुच्छेद 368। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किसमें है? अनुच्छेद 368 में। और दूसरा याद रखिएगा, मैनर
ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा यानी राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, के चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है। पल्लवी जी, जब हम आएंगे आर्टिकल 25 पर बताएंगे हर धर्म का अपना अपना कुछ पर्सनल कुछ कानून होता है। जब हम आर्टिकल 44 पढ़ाएंगे वहां पर आपको बताएंगे कि जैसे हिंदू में भी हिंदू पर्सनल लॉ है, मतलब कुछ रीतियां कुछ लॉ ऐसे हैं जिसमें कि मतलब धर्म के आधार पर वो नियम है। उसी तरह मुस्लिम धर्म के लिए कुछ उनके अपने कानून हैं, जैसे उनका शादी का अलग कानून है, उनके तलाक का अलग कानून होता है ना। उसी तरह अलग अलग और भी कई सारे नियम होते हैं जो कि उनके अंदर अडॉप्शन का अलग नियम है ना। उसी तरह हिंदू धर्म में शादी के अलग कानून है, तलाक के अलग कानून है, अडॉप्शन के अलग कानून है। वो सब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 44 और आर्टिकल 25 में, ठीक है। तब तक के लिए अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, वहां पर हम डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप लोग ये बताएंगे कि राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, आप लोग ये बताइए, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन है ये हमने कहां से लिया है, आप लोग ये बताइए। बिल्कुल देगा अजेंद्र जी, अभी वो मामला जो है कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत जल्द उसके ऊपर डिसीजन आएगा, ठीक है। आयरलैंड से लिया है, वेरी गुड, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आयरलैंड से लिया हमने, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और किस अनुच्छेद के तहत होता है ये मनोनयन राज्यसभा में, 12 सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, बता सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस से दोस्तों हमने दो चीजें ली है, फ्रांस से हमने दो चीजें ली है, एक ली है रिपब्लिक सिस्टम, रिपब्लिक सिस्टम या जिसे कहते हैं गणतंत्रात्मक प्रणाली, गणतंत्रात्मक प्रणाली। और दूसरा हमने लिया है यहां से कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, इन प्रियम्बल। हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूं, यानी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा की अवधारणा। एक्चुअली फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, आर्टिकल 80, वेरी गुड, 80 क्लाउज 3, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए आप लोग कह रहे हैं ना आर्टिकल याद नहीं होते, हो रहा है ना आर्टिकल आपको याद, धीरे धीरे इसी तरह मैं सवाल इसलिए आपसे आर्टिकल से रिलेटेड सवाल पूछने का कारण यही है, आपको आर्टिकल याद कराना। अभी तो हमने 22nd ही क्लास है, जब तक आपकी बाकी और 50 क्लासेस होगी तब तक जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, है ना, उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था कब, 1789 में, है ना, और वहीं से हमने ये कॉन्सेप्ट उठाया लिबर्टी का, इक्वलिटी का और फ्रेटर्निटी का। जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे वहां पर बात करेंगे कौन कौन से प्रकार, 5 प्रकार की लिबर्टी है हमारे प्रियम्बल में, कितने प्रकार की इक्वलिटी की बात करेंगे, 2 प्रकार की इक्वलिटी की बात करेंगे, तो वो 2 प्रकार की इक्वलिटी क्या है और फ्रेटर्निटी क्या है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ये गरिमा जी आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जो यूपीएससी जो मेन एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, प्रीलिम्स होता है, अब उसके भी क्वेश्चंस जब देखेंगे, जब आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके भी क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट करेंगे, उस लेवल तक की पॉलिटी करवा रहे हैं आप, चिंता मत करिए, ठीक है। क्योंकि सीएपीएफ का लेवल जो है, आप इस एग्जाम की अगर बात करें एनडीए सीडीएस सीएपीएफ, सबसे टफेस्ट होता है सीएपीएफ का पेपर,
फिर सीडीएस का, उसके बाद फिर एनडीए का। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बताइए। विशाल, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपका पॉलिटी सबसे अच्छा सब्जेक्ट होगा, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होगा, है ना। बहुत मजा आएगा आपको पॉलिटी के सवाल करने में, चिंता मत करिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आगे चलें। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि अब हम अगले पॉइंट पर मूव करेंगे जो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के भाग। ठीक है ना, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा अगला टॉपिक अभी स्टार्ट हो गया। पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इसे हम कहते हैं भारतीय संविधान के भाग। यहां पर देखिए ये सब ना याद करने वाला टॉपिक है, भारतीय संविधान के भाग। इसमें समझने वाला कुछ खास है नहीं, इसमें आपको याद करना। और इसलिए आपसे ये पूछा जाता है यहां से कि पार्ट 20 में क्या है, पार्ट 18 में क्या है, पार्ट 17 में क्या है ना। इस तरह आपसे पूछ सकते हैं कि पार्ट 12 में क्या है। कई बार मैच करने वाले सवाल दे देंगे, एक तरफ पार्ट और एक तरफ उससे रिलेटेड प्रोविजंस, आपको पूछेंगे कि इसमें मैच करिए। ठीक है, हम लोग जब बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग की, तो सबसे पहला आता है पार्ट 1। पार्ट 1 की जब बात करते हैं, इसमें क्या है, इसमें है दोस्तों यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है ये भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक किसमें है, चैप्टर 1। इसी को एक तरह से कह सकते हैं कि संविधान का ये क्या है, चैप्टर है ना। हमारा संविधान एक बुक है, तो उस बुक के अंदर क्या है, अलग अलग चैप्टर है। वर्तमान में टोटल कितने, 25 चैप्टर हैं, है ना। सभी चैप्टर्स को याद नहीं रखना है, जो इंपॉर्टेंट है लगभग 20 के आसपास आपको उसे याद रखना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। दूसरा दूसरा है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, तो इसमें है दोस्तों सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जिसे हम कहते हैं नागरिकता, नागरिकता। और इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है, किस आर्टिकल में है नागरिकता से रिलेटेड प्रोविजन, तो दोस्तों ये प्रोविजन जो है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक किससे संबंधित है, ये हमारा सिटीजनशिप से संबंधित है, यानी कि नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, क्या है आर्टिकल 5 में, 6 में, 7 में, 11 में, ये सब जब हम चैप्टर 2 को पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली देखिए संविधान में जो ये पार्ट 1 है ना, ऐसा रोमन में लिखा रहता है इस तरह से, पार्ट 1 इस तरह से लिखा है, पार्ट 2 है ना इस तरह से है। इसके बाद पार्ट 3 आप रोमन में भी लिख सकते हो, नॉर्मल भी आप लिख सकते हो ऐसे। पार्ट 3 इसमें क्या है, इसमें आपका फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, या जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मूल अधिकार, मूल अधिकार। इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 12 से लेकर कहां तक है, आर्टिकल 35 तक है। हम लोग जब आएंगे फंडामेंटल राइट टॉपिक पे तो डिस्कस करेंगे आर्टिकल 12, 13, 14, 15 जितने भी आर्टिकल हैं, सारे आर्टिकल्स को, इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स हैं सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कई ऐसे देश हैं निकुल जी, अफ्रीकन कंट्री, इधर भी कोई एक कंट्री था वहां पर कर लिया कब्जा। आपका भी रिसेंट बगल में हमारा जो हमारे पड़ोसी देश है हमारा म्यांमार, वहां पर ऐसा है ना। ठीक है, चलिए वहां अभी तख्ता पलट हो गया था, पाकिस्तान में पहले अक्सर हुआ करता था, है ना। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत। टोटल हम लोगों को लगभग मान लीजिए कि अराउंड 150 के आसपास पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल, 150 आपको याद होना चाहिए, 150 के आसपास अराउंड। चलिए नेक्स्ट है इसके बाद पार्ट 4।
पार्ट 4 में क्या है, तो इसमें है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये किस आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। इसके बाद अगला है पार्ट 4A। पार्ट 4A, इसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी जिसे हम कहते हैं मूल कर्तव्य। इसे देखिए, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया था कब, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके लिए आर्टिकल 51A है, याद रखिएगा, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यानी एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। कौन सी समिति बनाई गई थी, बता सकते हैं आप लोग, किस समिति के सिफारिशों पर जोड़ा गया है इसे, फंडामेंटल ड्यूटीज को किस समिति के सिफारिशों पर इसे जोड़ा गया है? रोमन में ही लिख रहा हूं ना, इसलिए क्या नाम है, आफ्ताब जी। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, वेरी गुड, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया था। लिया कहां से हमने इसे, रसिया से लिया है। इनिशियली कितने ड्यूटी जोड़े गए थे, 10। 11वां कर्तव्य जो जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, उसके द्वारा जोड़ा गया 11वां कर्तव्य। इसमें हम लोग बात करेंगे इसके। हाँ, गवर्नेंस भी करवाएंगे, बिल्कुल नीरज जी, गवर्नेंस हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो भी करेंगे। गवर्नेंस में क्या आ जाता है, देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, एनएचआरसी, उसके बाद फिर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, लोकपाल, सीबीसी, यही सब है गवर्नेंस के अंदर, यही सब पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ेंगे। आगे चलें। इसके बाद आता है दोस्तों पार्ट 5। पार्ट 5, इसमें क्या है, यूनियन, द यूनियन, या इसे हम लोग कहते हैं संघ। संघ यानी जो केंद्र सरकार से जो रिलेटेड चीजें हैं, केंद्र सरकार से जो रिलेटेड चीजें हैं, यूनियन से जो रिलेटेड चीजें हैं, वो किसमें है, पार्ट 5 में। यानी इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, पार्लियामेंट, है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, सुप्रीम कोर्ट, ये सब हम इसी पार्ट में पढ़ते हैं। और ये कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 52 से लेकर कहां तक है, आर्टिकल 151 तक है। आर्टिकल 52 से लेकर कहां तक है, आर्टिकल 151 तक है, ठीक है। इसके बाद की बात करेंगे तो अगला है पार्ट 6। पार्ट 6 की जब बात करते हैं, इसमें क्या है, द स्टेट, इसमें हम लोग राज्यों से संबंधित चीजों के बारे में पढ़ते हैं, राज्य। इसमें हम लोग पढ़ते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, उनका स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसी में हम लोग पढ़ते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य विधानमंडल, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, हाई कोर्ट, ये सब हम लोग किस में पढ़ते हैं, ये सब हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 6 में, है ना। पार्ट 6 जो है दोस्तों, ये कहां से कहां तक है, आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक। आर्टिकल 157 से लेकर आर्टिकल 230, 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद है पार्ट 7। पार्ट 7 था, है नहीं अब, है ना। पार्ट 7 में क्या था, तो याद रखिएगा, कैटेगरी बी स्टेट। ये कैटेगरी बी स्टेट क्या है, ये हम लोग आगे जब चलेंगे तो समझेंगे। आप बस अभी याद रखिए, कैटेगरी बी स्टेट जो था, ये था इसमें, और इसके लिए एक आर्टिकल था, आर्टिकल 238, लेकिन इसे डिलीट कर दिया गया।
है ना, डिलीटेड बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा समझिएगा। जब हमारे देश का विभाजन, जब हमारा देश आजाद हुआ, देश जब आजाद हुआ तो हमारे देश के अंदर राज्य जो बना, 4 कैटेगरी के राज्य बनाए गए थे। 4 कैटेगरी के राज्य बनाए गए थे, एक पार्ट ए, एक पार्ट बी, एक पार्ट सी और एक पार्ट डी। पार्ट ए में ऐसे राज्यों को रखा गया था जो पहले ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे, उनको किसमें रखा गया था? पार्ट ए में रखा गया था। जो आजादी से पहले जो देसी रियासतें थी, जहां पर राजा का शासन हुआ करता था, प्रिंसली स्टेट जो हुआ करते थे, उसको पार्ट बी में रखा गया था। फिर पार्ट सी में यूनियन टेरिटरीज, यानी वर्तमान में जो यूनियन टेरिटरीज, यानी पहले जो चीफ कमिश्नरी प्रोविंस हुआ करते थे, मुख्य आयुक्त प्रांत हुआ करते थे, जिन पर की मतलब सीधा वायसरॉय डायरेक्ट उसको क्या करते थे? रूल करते थे, देखते थे, तो उसे चीफ कमिश्नरी प्रोविंस बोलते थे। वर्तमान में जैसे यूटी है, तो उसको पार्ट सी में रखा गया था। और पार्ट डी में याद रखिएगा क्या है? पार्ट डी में किसे रखा गया था? पार्ट डी में रखा गया था सिर्फ और सिर्फ एक को, अंडमान एंड निकोबार को पार्ट डी में रखा गया था। यहां पर क्या होता है कि जो कैटेगरी बी स्टेट जो है उसको डिलीट कर दिया जाता है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये जो 7वां संविधान संशोधन होता है, एक कमेटी बनाई जाती है, राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली की अध्यक्षता में, उनके रिकमेंडेशन पर बनाया जाता है। ये हम लोग बात करेंगे आगे, है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद पार्ट 8। पार्ट 8 में क्या है? यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 8 में क्या है? तो याद रखिएगा, इसमें है यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश या संघ क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश या इसी को संघ क्षेत्र भी बोलते हैं। इसके लिए आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 239 से लेकर है आर्टिकल 242 तक। ये किससे संबंधित है? ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे 239A, पुडुचेरी से रिलेटेड, 14वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे जोड़ा गया। इसी में हम लोग पढ़ेंगे 239AA, दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उससे संबंधित है। उसे कब जोड़ा गया? तो देखेंगे 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके द्वारा जोड़ा गया। और भी क्या क्या बातें हैं यहां पर, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। एक एक आर्टिकल को हम लोग यहां पर देखेंगे। इसके पहले आप इतना लिखिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम अगले पार्ट पर चलेंगे। सर पार्ट 5 को 2 बार हो गया है, प्लीज चेक। पार्ट 5 कहां पर 2 बार हो गया है ब्रो? बताओ। ये पार्ट 4A है एंड ये पार्ट 5 है, दोनों में डिफरेंस है ना। कहां पार्ट 4 2 बार हुआ है, पार्ट 5 2 बार हुआ है, बताइए आनंद जी। चला आगे। यूनियन टेरिटरी कैसे बनता है, क्या कारण है? मिल्तान कुमार जी। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, मतलब यूनियन टेरिटरीज के पीछे रीजन क्या है बनने का। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि छोटे क्षेत्र हैं, है ना, जिनके लिए मतलब उनका इतना पॉपुलेशन नहीं है कि वहां पर एक स्टेट लेजिस्लेचर बनाया जाए। मतलब मान लीजिए कि पॉपुलेशन मात्र है 5 लाख, पॉपुलेशन मात्र है 10 लाख। अब उसके लिए हम इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं उसके लिए कि मतलब उसके लिए हम राज्य विधानमंडल बनाएं, उसके लिए हाई कोर्ट बनाएं, उसके लिए मतलब पूरा सिस्टम तैयार करें। पता चला कि उससे जितना हमें रेवेन्यू नहीं आ रहा है, यानी कि उस स्टेट से जितना हमें टैक्स नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है, छोटा सा क्षेत्र है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है मिल्तान जी ने। सर यूटी की क्या जरूरत है? तो यूटी बनाने का देखिए किताबों में आपको अलग रीजन मिलेगा, आपको एक्चुअल रीजन बता रहा हूं। क्या रीजन है कि यूटी है कोई, उसका पॉपुलेशन है मान लीजिए 5 लाख है। अंडमान एंड निकोबार जैसे मान लीजिए वहां पर मुश्किल से 4-5 लाख उसका पॉपुलेशन है। अब हम मनशीष जी, दिल्ली का अलग रीजन है। दिल्ली का रीजन क्या है वो मैं अभी बताता हूं आपको, जस्ट थोड़ा सा सब्र करिए। जैसे अंडमान एंड निकोबार का एग्जांपल लीजिए, वहां पर पॉपुलेशन मुश्किल से 2-3 लाख होगा, मान लीजिए 5 लाख होगा। लेकिन अब उस अंडमान एंड निकोबार के लिए हम अलग से स्टेट लेजिस्लेचर बनाए, वहां पर अलग से हाई कोर्ट बनाए, पूरा अलग से मतलब हर सभी को सैलरी देना पड़ेगा,
अलग से गवर्नर, सब कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए हर किसी को क्या करना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, एमएलए का चुनाव करो, ये कराओ। पता चला कि वहां से हमें इनकम आ रहा है 500 रुपए और खर्चा हो रहा है वहां पर हमारा 5000 रुपए। ठीक है, तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए वैसे क्षेत्र जो कि छोटे हैं, सीधा केंद्र के हम इसके ऊपर क्या करेंगे, शासन करेंगे। ठीक है। हम लोग बात करते हैं दिल्ली। इन्होंने पूछा सर दिल्ली का तो पॉपुलेशन ज्यादा है। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सबाना जी, लेकिन ये सरकार के ऊपर है। जब हम यूनियन टेरिटरी टॉपिक डिस्कस करेंगे वहां पर आपको बताएंगे क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। या हमारे पास ऑप्शन क्या है, 2-3 यूटी को मिलाकर के एक स्टेट बना दें। ऑप्शन है कि उसे नियर स्टेट में क्या कर दें, हम शामिल कर दें। ये पार्लियामेंट के ऊपर है, करना चाहे पार्लियामेंट कर सकती है, नहीं करना है नहीं कर रही है। हम लोग जब यूनियन टेरिटरी टॉपिक डिस्कस करते हैं करेंगे तो वहां पर ये डिस्कस बिल्कुल कर सकते हैं, पास के राज्य में मिला सकते हैं। दिल्ली को यूटी इसलिए बनाया गया क्योंकि दिल्ली कैपिटल है ना, दिल्ली हमारा कैपिटल है, इसलिए दिल्ली को क्या बनाया गया, केंद्र के अंदर रखा गया, ताकि स्टेट यानी यूटी ऑफ दिल्ली जो है वो केंद्र को काम करने में कोई बाधा उत्पन्न ना करे, उसका अलग रीजन है। ठीक है। चलिए, तो हो सकता है कृष्णा जी अगर सरकार चाहे तो गोवा को यूटी में बदल सकता है। ठीक है, चलिए वो सब टॉपिक हम लोग यूटी में डिस्कस करेंगे। हम लोग यहां पर इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है पॉइंट तो आप बताइए यहां पे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पार्ट 9। ये किससे संबंधित है, ये है पंचायत, पंचायत से संबंधित है। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, जम्मू कश्मीर को क्या क्यों बनाया गया है, जब जम्मू कश्मीर पढ़ेंगे आनंद जी आर्टिकल 370 वहां पर डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर को क्यों बनाया गया, क्यों उसको अलग किया गया, बाइफरकेट किया गया, है ना, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। उस प्रकार पहले मुंबई और कोलकाता भी होता। ठीक है, यूटी में। हाँ, पार्ट 4A रिपीट कर दीजिए। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है विश्व जी, उसे मूल संविधान में नहीं था पार्ट 4A, इसलिए पार्ट 4 में कैपिटल ए लगा हुआ है, यानी कि उसे अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, पार्ट 4A जो है वो मूल संविधान में नहीं था, उसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किस समिति के सिफारिशों पर, एक समिति बनाई थी इंदिरा गांधी जी ने, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, उन्होंने रिकमेंड किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए जाए रसिया की तरह, तो ऐड किया गया और इनिशियली उसमें 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में एक 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, कब, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में। ठीक है, नहीं 1976 में हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चल, अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 9 में। ये जो पंचायत है हमारे संविधान में एक आर्टिकल 40 है जिसमें बात करी गई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, कि ग्राम पंचायतों का गठन करे सरकार। हालांकि पंचायती राज के ऊपर एक पंचायती राज के ऊपर एक कमेटी थी, उसने सिफारिश करी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में। उन्होंने सिफारिश किया था कि भारत में 3 टियर वाली पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। 1957 में उन्होंने रिपोर्ट दिया था। वो क्यों बना था, उसका अलग पर्पस था बनाने का। एक प्लान था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान, एक प्लान था नेशनल एक्सटेंसिव प्लान, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तारित कार्यक्रम। ये 2 कार्यक्रम बनाए गए थे, किसके द्वारा, याद रखिएगा, जो जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी पहले एफआईपी में उन्होंने बनाया था, और उन्होंने उन्हीं के रिकमेंडेशन पर, उन्हीं के उस पर एक कमेटी बनाई गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी, कि वो उन 2 कार्यक्रम जो बनाए गए थे वो विफल थे, उसके कारण को जांच करने के लिए। तो 1957 में उन्होंने रिपोर्ट दिया कि 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे पहले याद रखिएगा, उनके सिफारिश को सबसे पहले लागू किया राजस्थान में, सबसे पहले लागू किया गया नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में। और दूसरा राज्य कौन सा था, दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था अभी तक। इसे जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो कब दिया गया, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसे के द्वारा जोड़ा
गया। ठीक है, इसके तहत पंचायती राज का जो है कॉन्सेप्ट जोड़ा गया। और आर्टिकल कहां से कहां तक है, याद रखिएगा, आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ, यह आर्टिकल जोड़ा गया इस पार्ट 9 में। पंचायत का मतलब जो गांव स्तर पर जो पंचायत होते हैं ना, ग्राम पंचायत, आप भी किसी गांव से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका भी एक पंचायत होगा। यह स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई है, लोकल गवर्नमेंट की सबसे छोटी इकाई जिसे हम बोलते हैं पंचायत। 106 बार संशोधन हो चुका है अभी तक। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, पार्ट 9A। पार्ट 9A में क्या है दोस्तों, इसमें म्युनिसिपैलिटीज है। अगर आप किसी शहर में रहते होंगे तो वहां पर नगर निगम होगा, नगर पालिका होगी, है ना, म्युनिसिपैलिटीज। ये नगर पालिका जो है इसके प्रावधान को जोड़ा गया। लेकिन इसे कब जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है, इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है, याद रखिएगा, इसमें आर्टिकल है 243 टी से लेकर आर्टिकल 243 ZG। हाँ, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है पंचायतों में, पंचायत के सदस्यों के लिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर इसके आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। कल हम लोग स्केड्यूल देखेंगे और परसों हम लोग प्रियम्बल देखेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। कैन आई मूव? गुड। नाउ अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला है पार्ट 9B। ये जितने भी पार्ट लिखा रहा हूं सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। पार्ट 9B, इसमें क्या है दोस्तों, पार्ट 9B की जब हम बात करते हैं तो इसमें है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज या सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। सहकारी समितियों की बात करते हैं, इसे कब जोड़ा गया, ये प्रोविजन जो जोड़ा गया, याद रखिएगा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा। यह अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा आर्टिकल जो है 243 ZH से लेकर आर्टिकल 243 ZT तक। आर्टिकल 243 ZH से लेकर आर्टिकल 243 ZT तक। CAA का मतलब फुल फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बार बार नहीं लिखना पड़े, उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी में संविधान संशोधन अधिनियम। Sir, monopoly of Indian trade of East India Company was abolished by, partially it is abolished by Charter Act 1813, Ankur, and completely it is abolished by Charter Act 1833. ठीक है, चलिए, ये क्लाउज है अनूप, है ना, क्लाउज मतलब आर्टिकल 243 के बाद आर्टिकल 243 ZG, इतने ये क्लाउज आर्टिकल की क्या होता है, क्लाउज होता है, तो ये क्लाउज है ZG। ठीक है, SSB आई थिंक इंग्लिश में होता है निकल, है ना। चलिए, यहां तक लिख लिया सभी ने। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग इसके बाद। अगला है पार्ट 10। पार्ट 10 यह है दोस्तों शेड्यूल, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, यानी अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्र। ये कहां से कहां तक, आर्टिकल 244 से लेकर आर्टिकल 244A, दो आर्टिकल है इसमें। मेरा आप लोगों से सवाल है,
अरे जेड एच क्लाउज है आर्टिकल का मयंक, है ना, आर्टिकल कोई है उसके अंदर क्लाउज है जेड एच से लेकर जेड टी तक, मतलब आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, इतने आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ एआईसी वाज अबॉलिश्ड बाय, तो वो होगा 1813 उत्तर होगा फिर अंकुर, है ना, दोनों है तो 1813। ठीक है रोहन, क्लियर है। जेड जो है ये आर्टिकल के क्लाउज है, ठीक है, मतलब उस आर्टिकल का भाग है। जेड एच से आर्टिकल जेड आई, फिर जेड जे, जेड के, जेड एल, जेड एम, जेड एन, जेड ओ, जेड पी, जेड क्यू, ऐसे है समझ में। हाँ जी मयंक और रोहन जी बताइए, क्लियर हो गया। आगे चले हम लोग। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप लोग ये बताओ कि किसी भी क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र या किसी क्षेत्र को स्केड्यूल्ड एरिया घोषित करने का अधिकार किसे है। असिन जी कुछ दिन रुक जाइए, 100% क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके पॉलिटी के। पॉलिटी के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपने। अभी तो अब हम लोग स्टार्ट, अब लोग हम लोग मेन मुद्दे पर जा रहे हैं, धीरे 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 मुख्य मुद्दे पर अब पहुंच रहे हैं। अब हमारा मेन पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है ना। 9B फिर से, ओके ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 9B में देखो क्या है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर प्रोविजन जोड़े। एक बार आपके सीडीएस में सवाल पूछा गया था कि अभी अभी हाल में कौन से नए मंत्रालय का गठन हुआ है ना, एक सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है। जो आप देखते हो कई सारे हमारे देश के अंदर जो छोटे छोटे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनते हैं, जिसमें कि कुछ लोग मिलकर एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं, है ना। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रोविजन पहले संविधान में नहीं था। हाँ मतलब ऐसा नहीं था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही नहीं था देश में, 2011 के पहले भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज थे, लेकिन 2011 में उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, संविधान में उसके लिए प्रोविजन जोड़ा गया, पार्ट 9B। और इसके बाद आर्टिकल 43B ये भी जोड़ा गया था 2011 97वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा आर्टिकल 19 क्लाउज सी में भी अमेंडमेंट किया गया और वहां पर जोड़ा गया कि सहकारी समिति को बनाने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, क्योंकि आनंद जी जो आगे चलकर हमारे पार्लियामेंट के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स जो है ना वो बढ़ेंगे, इसलिए वहां पर जो पुराने पार्लियामेंट में इतनी सीटें थी नहीं, तो आगे बढ़ेंगी संख्या, तो उसके लिए ये नए पार्लियामेंट की जरूरत थी। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बाद पार्ट 11। पार्ट 11 इसमें क्या है, तो पार्ट 11 में याद रखिएगा लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, legislative and administrative relation between center and state, यानी केंद्र तथा राज्य के बीच, केंद्र तथा राज्य के बीच विधायी तथा प्रशासनिक संबंध, विधायी तथा प्रशासनिक संबंध, विधायी तथा प्रशासनिक संबंध। ठीक है, सेंटर रिलेशन स्टेट से संबंधित, और इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक है, आर्टिकल 263 तक पार्ट 11 में। अमोघ में मेरा पॉलिटी का टाइम जो है थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 12:30 to 1:30 PM। इसके बाद पार्ट 12 भाग 12, इसमें क्या है, इसमें है दोस्तों फाइनेंशियल रिलेशन। फाइनेंशियल रिलेशन, ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध, केंद्र तथा राज्य के बीच वित्तीय संबंध।
आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300 ए या 300 का हिंदी में लिख सकते हैं। मेरा दो सवाल है आपसे। हाँ बिल्कुल थे, परमानेंट मेंबर भी थे सौरभ जी। यहां पर देखिए जो आर्टिकल 3, एक तो सवाल है कि आर्टिकल 300 ए में क्या है, पहला सवाल, और दूसरा सवाल है आर्टिकल 263 में क्या है, बताइए फटाफट। आर्टिकल 263 में क्या है और आर्टिकल 300 ए में क्या है, ये दो सवाल है, आप लोग बताएंगे कमेंट में। इसके बाद चलते हैं हम लोग बात करते हैं पार्ट 13। पार्ट 13 इसमें क्या है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ स्टेट, यानी राज्यों के अंदर, राज्यों के क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम तथा समागम। आर्टिकल कहां से कहां तक है, 301 से लेकर आर्टिकल 307। हाउ मैनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रेजेंट, 25। मेरे सवाल का जवाब आप लोगों में से किसी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, बताइए कैसे काम चलेगा। पार्ट 14 सर्विसेस अंडर यूनियन एंड स्टेट, सर्विसेस अंडर यूनियन एंड स्टेट, केंद्र और राज्य की सेवाएं, केंद्र और राज्य की सेवाएं, इसी में हम लोग पढ़ेंगे यूपीएससी, स्टेट पीएससी, है ना, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। वेरी गुड नलिन एंड युवराज, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। 300 ए में क्या है, संपत्ति का अधिकार, जो एक लीगल राइट है ना, एक विधिक अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। वो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 उसके द्वारा डिलीट करके उसे क्या बना दिया गया, एक विधिक अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 300 ए में। और आर्टिकल 263 में याद रखिएगा क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद, ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद। और इसके लिए आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 323, आर्टिकल 308 से लेकर कहां तक है, आर्टिकल 323, ये कहां है, पार्ट 14 में, ठीक है, क्लियर। यहां तक लिखिए, बाकी के और 5-6 पार्ट हैं, 6 पार्ट उसे हम लोग देख लेते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। पार्ट 15, सॉरी पार्ट 14 ए भी है एक, पार्ट 14 ए। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें ट्रिब्यूनल्स है, ट्रिब्यूनल्स यानी अधिकरण, अधिकरण। इसमें दोस्तों याद रखिएगा इसे कब जोड़ा गया, एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था, है ना। आनंद साहू जी जब हम आएंगे फंडामेंटल राइट पे डिस्कस करेंगे वहां पर, है ना, फंडामेंटल राइट में डिस्कस करेंगे। इसमें दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 323 ए है और एक आर्टिकल 323 बी है, इसमें दो आर्टिकल है। आर्टिकल 323 ए में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल।
इसे कहते हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, या शॉर्ट फॉर्म में इसे कैट भी बोलते हैं, प्रशासनिक अधिकरण। ये क्या होता है एक्चुअली में, याद रखिएगा, जब किसी अखिल भारतीय सेवा के ऑफिसर को, यानी आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का ऑफिसर है, भारतीय वन सेवा का कोई अधिकारी है, तो उसको अगर गलत तरीके से सस्पेंड कर दिया जाए, गलत तरीके से अगर उसे नौकरी से हटा दिया जाए, है ना, वो कहां पर अप्रोच करते हैं, अपने इस मुद्दे को लेकर जाते हैं कहां पर, कैट के पास, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के पास, कि सर हमें ना गलत तरीके से सस्पेंड कर दिया गया, हमें गलत तरीके से सर्विस से हटा दिया गया है, ठीक है, तो वो कहां जाते हैं, वो जाते हैं कैट में। और इसके बाद याद रखिएगा आर्टिकल 323 में क्या है, अदर ट्रिब्यूनल्स है। अदर ट्रिब्यूनल्स सर जैसे कौन से अदर ट्रिब्यूनल्स बताते हैं अभी, अन्य प्राधिकरण, कहेंगे सर कौन कौन से अन्य प्राधिकरण या अन्य अधिकरण, जैसे एग्जांपल इसका एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, सुनते होंगे एनजीटी ने पटाखों में, दिवाली में पटाखों पर बैन लगा दिया, एनजीटी ने यहां पर वनों के कटाई पर रोक लगा दी। ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये किसके तहत गठित होता है, आर्टिकल 323 के तहत। जैसे इसका एग्जांपल है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, आपने सुना होगा, न्यूज में देखते हैं, एनसीएलटी ने इन दो कंपनी के मर्जर को मंजूरी दी, एनसीएलटी ने वोडाफोन और आइडिया को मिलने की मंजूरी दी। आपने ऐसा खबर सुना होगा, अखबारों में पढ़ती होंगी, एनसीएलटी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये भी क्या है, तो ये भी दोस्तों अदर ट्रिब्यूनल्स के अंदर आएंगे। सर एक सीए में 2-3 ऐड हो सकते हैं, जैसे 42, कई सारे, सौरभ जी एक संविधान संशोधन के तहत कई सारे प्रावधान ऐड हो सकते हैं, ठीक, डिस्कस करेंगे। जैसे 42 कई सारी चीजें जोड़ी गई, 44वें संविधान संशोधन में कई सारी चीजें जोड़ी गई, 86 में भी कई सारी चीजें जोड़ी गई है, क्यों नहीं जोड़ी जा सकती है, बिल्कुल जोड़ी जा सकती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम चलते हैं। 2-3-4 मिनट जा सकता है एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। बाकी 4 पार्ट हैं, 4-5 पार्ट और हैं, इसे हम लोग देख लेते हैं, फिर आज की क्लास को कंक्लूड कर लेंगे। अधिकरण मतलब जैसे कोर्ट है ना, जीसू जी, आपको कोई किसी तरह का केस फाइल करना होता है, आप कहां जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन कुछ विशेष प्रकार के मामले होते हैं, उस विशेष प्रकार के मामलों को आप कहां पर, ट्रिब्यूनल्स में लेकर जा सकते हैं। ये एक मतलब क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होती हैं, जैसे कोर्ट होता है ना, उसी तरह कोर्ट जैसी ही शक्तियां होती हैं इन ट्रिब्यूनल्स के पास, है ना। ये ऑर्डर दे सकती है, जैसे पर्यावरण से रिलेटेड कोई मामला होता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई मामला होता है, तो वो आप लेकर कहां जा सकते हैं, वो एनजीटी में ले जा सकते हैं। कोई कंपनी का कोई विवाद है, कोई कंपनी के, 2 कंपनी के बीच में कोई लड़ाई है, तो वो कहां जा सकता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ताकि कोर्ट पर से वर्क का बर्डन जो है घटाया जा सके। क्लियर है जीशु? अधिकरण का आर्टिकल बताया तो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B, यहां पर मतलब 2 ही आर्टिकल है, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर। कई सारे, सौरभ जी 42वें संविधान संशोधन में कई सारी चीजें ऐड हुई, प्रियम्बल में संशोधन हुआ, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया, डीपीएस में 39A, 43A, 48A जोड़ा गया, लोकसभा के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल किया गया, ट्रिब्यूनल जोड़ा गया, कई सारी चीजें हुई थी उसमें। हम लोग आएंगे 42nd अमेंडमेंट तो देखेंगे। क्लियर है? आगे चला, मैथ का क्लास स्टार्ट हो गया क्या आप लोगों का? अगर स्टार्ट हो गया तो हम क्लोज कर देंगे, यहीं पर क्लास को रोक देंगे, अगर नहीं हुआ है तो फिर बाकी के पार्ट्स देख लेंगे। कल हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स, महत्वपूर्ण अनुसूचियां। एनजीटी का फुल फॉर्म है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। एनसीएलटी का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। अब बाकी बचे हुए मुद्दों को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। बाकी के बचे हुए जो मुद्दे हैं उससे हम लोग कल देख लेंगे। किसमें? कल हम लोग इंपॉर्टेंट, कल की क्लास आप लोग एक बार सुन लो सभी बच्चे की, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, प्लीज सभी बच्चे लाइव अटेंड करना। कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, कई सारी चीजें आप सीखोगे कल की क्लास में।
क्योंकि स्केड्यूल्स, अनुसूचियां आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूचियों से आपके एग्जाम में हर वर्ष एक सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, कल हम लोग अनुसूचियां अनुसूचियां देखेंगे। आनंद साहु जी, मैं ट्राई करता हूं कि मैं इस क्लास को रेगुलर करवा पाऊं, है ना, ट्राई करता हूं। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो कल मिलते हैं और परसों हम लोग प्रियम्बल देखेंगे। अब हमारा मेन पॉलिटी स्टार्ट हो चुका है, अब मुख्य पॉलिटी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। अब बहुत मजा आएगा आपको आगे सभी क्लासेस को करने में। ठीक है, उतनी अनुसूची और सवाल एक ही सिर्फ, है ना, बिल्कुल, है ना, सवाल एक ही पूछा जाएगा अनुसूची से, क्योंकि पूरी पॉलिटी से सवाल पूछना है ना जी, है कि नहीं? चलिए, किसी का कोई डाउट हो, परेशानी हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं है सर? पेपर टू का पीवाई क्यू करवाएंगे आप लोगों को, क्वेश्चन भी करवाएंगे कभी, है ना। सर कितने पार्ट रह गए हैं? 5 पार्ट रह गए हैं, 5-6 पार्ट रह गए हैं अभी, है ना। पार्ट 14 हो गया, पार्ट 15 है, पार्ट 16 है, पार्ट 17 है, फिर पार्ट 18 है, पार्ट 20 है, ये 5 पार्ट रह गए हैं, इससे हम लोगों को लिखना है। पीवाईक्यूज कब कंप्लीट होंगे? आफ्ताब जी पहले थ्योरी तो पढ़ लीजिए, पीवाईक्यू आप खुद ही करा दोगे, खुद ही कर लोगे। हाँ बताइए अनूप, क्या डाउट है? कोई भी छोटा सा छोटा डाउट है वो आप पूछिए, टॉपिक से रिलेटेड। अभी इसका नीरज जी मुझे आइडिया नहीं है, एक बार आप सपोर्ट के नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिए इसके बारे में, वो आपको जानकारी देंगे। सर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाया जाएगा? क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा, करंट अफेयर्स भी पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स वाले सर आपको कराएंगे करंट अफेयर्स। अच्छा, ओके, कोई नहीं। सर ऐसी की क्लास कब से होगी रोहित? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, ठीक है। अच्छा, मैथ की क्लास 2 बजे से, तो फिर बच्चे बोल कैसे रहे हैं कि मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है? शेड्यूल एंड आर्टिकल में डिफरेंस क्या है? देखिए, शेड्यूल क्या है ना, जैसे कोई आर्टिकल है वो ज्यादा बल्कि ना हो जाए, ज्यादा बड़ा ना हो जाए, उस आर्टिकल को छोटा करने के लिए, किसी आर्टिकल को छोटा करने की कोई विशेष जानकारी जो है उसे स्केड्यूल में डाल दी गई। भाई आर्टिकल, इसके आपको यूनियन एंड स्टेट के बारे में जानना है, कितना स्टेट और कितना यूटी है, वो आप जाइए शेड्यूल 1 में आपको मिलेगा। किसको कितनी सैलरी मिलती है इसके बारे में जानना है, आप जाइए शेड्यूल 2 में मिलेगा। कौन कैसे ओथ लेता है, शपथ लेता है, वो कहां मिलेगा आपको? शेड्यूल 3 में मिलेगा। ठीक है, इसलिए कोई आर्टिकल कोई बहुत ज्यादा बल्कि, कोई ज्यादा भारी भरकम आर्टिकल ना हो जाए, इसके लिए अलग से इंडेक्स डाल दिया गया है हमारे, मतलब अलग से स्केड्यूल डाल दिया गया हमारे संविधान में। ठीक है, चलिए, हाँ सारा कराएंगे, बिल्कुल आप परेशान मत होइए उसके लिए। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में कल। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कल की आपकी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।